नमस्कार, मैं हूं मदन कश्यप। आज मेरे मन में जो एक प्रश्न पैदा हुआ है वह विचारधारा और लोगों की प्रतिभागिता या सहभागिता को लेकर है। दरअसल लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी राजनीतिक पार्टी के बनने और टिके रहने के लिए एक केंद्रीय विचारधारा का उसके साथ होना ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ सफलता के लिए यानी बहुमत प्राप्त करने के लिए समाज के विभिन्न तबकों की प्रतिभागिता भी उतनी ही ज़रूरी है। तो अक्सर इसको लेकर कई तरह के संकट और अंतर्विरोध राजनीति में, लोकतांत्रिक राजनीति में दिखाई देते हैं। इस पर थोड़ी बातचीत करना इस समय आवश्यक लग रहा है, खास करके बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ब्राह्मण समाज के सम्मेलनों की शुरुआत के बाद। तो मित्रों, विचारधारा को लेकर अगर हम सोचें तो दो तरह की महत्वपूर्ण केंद्रीयता, दो खास तरह के दो तरह की प्रवृत्ति जो हमें दिखाई देती है। इसमें एक के शीर्ष पर वामपंथी पार्टियां और विचारधारा है और दूसरी तरफ शीर्ष पर भारतीय जनता पार्टी है। वाम की विचारधारा बहुत व्यापक है, जिसमें दलितों, कमज़ोरों, मजदूरों, किसानों और समाज के इस तरह के तमाम उत्पीड़ित तबकों को लेकर उसके भीतर चिंताएं हैं, उसको लेकर आंदोलन भी करती है वामपंथी पार्टियां, ये सच है। लेकिन दूसरी तरफ जिन तबकों के लिए वो लड़ रहे होते हैं, जिनके लिए वो आंदोलन कर रहे होते हैं, उन तबकों की प्रतिभागिता कैसे बढ़ाई जाए अपनी पार्टी में, इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा सजग सचेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रायः एक अपवाद को छोड़ देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि वो एक अजीब गरीब स्थिति तब पैदा होती है कि वो गरीबों के लिए, दलितों के लिए गोली खा सकते हैं, लेकिन उन्हें नेतृत्व नहीं दे सकते। ये एक विचित्र विरोधाभास है कि जिन समाज के जिस वर्ग के लिए, जिन तबकों के लिए लड़ते हैं, उस वर्ग, उस तबके के बीच से इनका नेतृत्व नहीं आता, या आता भी है तो उन्हें शीर्ष तक नहीं जाने दिया जाता है, एक आधा पौधों को छोड़ देते हो। इससे हुआ क्या है? इससे हुआ क्या यह है कि एक बड़े समाज के प्रति संवेदनशील और विवेकशील होकर संघर्ष करने के बावजूद इनकी प्रतिभागिता बढ़ नहीं रही है, क्योंकि उसे वो अपनी पार्टी के नेतृत्व में भागीदार नहीं बना पा रहे हैं। सिर्फ बिहार में हमने देखा कि एक नया प्रयोग हुआ कि एक वामपंथी पार्टी भाकपा माले ने जिस समाज के जिन तबकों के लिए वे लोग लड़ रहे थे, उन तबकों को ही नेतृत्व दिया और बड़ी संख्या में वहाँ से उसके नेता पैदा हुए। तो प्रतिभागिता का यह जो विस्तार हुआ, उसका बहुत ही सकारात्मक लाभ पिछले चुनाव में देखने को मिला। तो एक तरफ तो यह स्थिति है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी विचारधारा बहुत ही संकीर्ण है। कहने के लिए हिंदुत्व कहा जाता है, लेकिन सच तो यह है कि यह पार्टी पूरी तरह से ब्राह्मणवादी विचारधारा से संचालित होती है। और संकीर्ण ब्राह्मणवादी विचारधारा जिसके सारे गुण और अवगुण की चर्चा बहुत पहले हो चुकी है, मैं उस पर बहुत विस्तार में नहीं जाऊँगा। तो एक तरफ उनका यह है, उनकी विचारधारा यह है, लेकिन दूसरी तरफ यह पार्टी बड़ी संख्या में पिछड़ों को, दलितों को और समाज के सभी तबकों को अपने नेतृत्व में उचित जगह प्रदान करती है। प्रतिभागिता का विस्तार इस तरह से होता है और इसके माध्यम से संकीर्ण ब्राह्मणवादी विचारधारा के बावजूद बड़ी संख्या में विभिन्न तबकों से वो मत प्राप्त कर लेती है और आज उसकी सत्ता है, हम सब देख रहे हैं। तो ये दो अतिवाद हैं। एक तरफ क्या कहा जाए, विवेकहीनता का चरम है, तो दूसरी तरफ चालाकी का उत्कर्ष है जो हम देख रहे हैं। इस बीच में एक तीसरी धारा जो अलग से दिखाई दे रही है, वो है बहुजन समाज पार्टी की और मायावती जी की धारा। हालांकि 2007 के चुनाव में भी ऐसा दिखा था और उस समय ये प्रयोग सफल भी हुआ था। हालांकि तभी मैंने एक लेख लिखा था, आम्बेडकरवाद का मायावतीकरण। तो आम्बेडकरवाद का जो मायावतीकरण तो उस समय ही शुरू हो गया था, लेकिन फिर बीच में बहुत सारी परिस्थितियाँ बदलती रही, बहुत सारी बातें आई गई, हो गई।
अब जो इन लोगों ने शुरू किया है कि ब्राह्मण समाज सत्ता में प्रतिभागिता से वंचित समाज है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए वो बहुत आक्रुष्ट है और उसके आक्रोश को भुनाने, उनको प्रतिभागिता देने, उनको अधिक से अधिक टिकट देने और इसके माध्यम से उन्हें अपनी राजनीति में शामिल करने की कोशिश हो रही है। विडंबना यह है कि बहुजन समाज पार्टी की मूल अवधारणा ही ब्राह्मणवाद विरोधी है और ब्राह्मणों और सवर्णों के विरुद्ध ही यह पार्टी व्यापक जनता और व्यापक समाज को लेकर चलने के लिए के उद्देश्य से गठित हुई थी। बहुजन इसका नाम ही है। शुरुआती नारा भी था तिलक, तराजू और तलवार के विरुद्ध। तो कहने का मतलब है कि जिन सवर्णों के विरुद्ध ये पार्टी बनी और मुख्य रूप से ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध ये पार्टी बनी, आज महज सत्ता के लिए ये उसी ब्राह्मणवाद से, उसी सवर्णवाद से भी नहीं जा रहे हैं, उतना व्यापक भी नहीं, सिर्फ ब्राह्मणवाद से ये समझौता कर रहे हैं। और इन्होंने एक नया शब्द भी दिया कि ब्राह्मण समाज। समझ में नहीं आता है कि समाज एक जाति कैसे है। जातियों का समूह तो है, जैसे दलित समाज है क्योंकि दलित समाज में कई दलित जातियां हैं, पिछड़ों का समाज है क्योंकि उसमें बहुत सारी पिछड़ी जातियां हैं। उस तरह से सवर्ण समाज भी हो सकता है जिसमें ब्राह्मण सहित अन्य जातियां हैं। लेकिन जब सिर्फ एक जाति है तो समाज नहीं है, वो एक जाति ही है। तो इन्हें कहना चाहिए था कि ब्राह्मण जाति का सम्मेलन, समाज का क्या है। तो एक तरह से शब्द का भी जो को लेकर जो चालाकियाँ होती है और इस तरह से शब्दों के अर्थ का जो क्षरण होता है वो भी हमें दिखता ही है। लेकिन कुल मिलाकर यह जो राजनीति है, इस राजनीति में हुआ क्या है, होगा क्या, परिणाम तो इसका कुछ भी इनके पक्ष में नहीं आने जा रहा है। इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जिन अवधारणाओं को लेकर, जिस विचारधारा को लेकर बनी थी, उससे वह पूरी तरह से अलग हो गई है, अप्रासंगिक हो गई है। और ऐसे में अब ज़रूरी ये है कि बहुजन समाज और विशेष रूप से दलित समाज को अब एक नई पार्टी, नई अवधारणा के साथ विकसित करनी चाहिए और मायावती और बहुजन समाज पार्टी को, बसपा को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। जहाँ ये पहुँचे हैं वहाँ यही होना है, ये एक पक्ष। दूसरा है कि तात्कालिक सत्ता का लाभ अगर इससे मिल जाए तो एक बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि वो लाभ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 2007 में वो लाभ ही नहीं, इसलिए नहीं मिला था कि इन्होंने ब्राह्मणों को अधिक सीटें दी थी, इसलिए कि ब्राह्मण उस समय देख रहे थे कि किसी भी तरह से उस समय की सपा सरकार को, मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, उन्हें सत्ता से बाहर करें। और सत्ता से बाहर करने के लिए विकल्प के रूप में उनके पास न तो मजबूत भारतीय जनता पार्टी थी, न ही मजबूत कांग्रेस पार्टी थी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का साथ दे दिया था। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, जिसे बाहर करने की कोई इच्छा उनमें नहीं है, और वो उनके लिए एक बेहतर विकल्प भी है। ये कहा जा सकता है, ये शायद मायावती जी को लग रहा है और बहुतों को लग सकता है कि ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में सत्ता में प्रतिभागिता उतनी नहीं दी गई है जितनी उनकी अपेक्षा हो रही है। ये सच भी हो सकता है, लेकिन वस्तु स्थिति तो यह है कि पूरी तरह से ब्राह्मणवाद ही है जो इस सरकार के माध्यम, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रांतीय स्तर पर भी मतलब पूरी तरह से उसको लागू किया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं बल्कि सिर्फ हमारी व्यवस्था में तीसरी बार एक ऐसी व्यवस्था आई है जिसमें उग्र ब्राह्मणवाद दिख रहा है और उसकी सारी उदंडताएं भी हमारे सामने आ रही है। और उसमें सबसे ज़्यादा दलित और पिछड़ा समाज, उत्पीड़ित समाज के रूप में हमारे सामने है। नाम भले ही ऊपर से अल्पसंख्यकों का है, उनका विरोध तो प्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन परोक्ष रूप से वो हर विरोध दलितों के विरुद्ध भी जाता है। जैसे जनसंख्या विमर्श में ये दलितों के विरुद्ध भी उतना ही है, अगर मुसलमानों के विरुद्ध है उससे ज़्यादा बल्कि दलितों के विरुद्ध है। तो ये एक तरफ से ऐसी व्यवस्था शुंग वंश के बाद और फिर पेशवा काल के बाद, पेशवा का जहाँ तक राजस्थान क्षेत्र में, ये तीसरा समय है नरेंद्र मोदी का समय जिसमें उग्र ब्राह्मणवाद हमारे देश में फलता फूलता दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या ब्राह्मण इस ब्राह्मणत्व को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के साथ आएंगे? क्या परिस्थितियां उनके सामने 2007 जैसी है? बिल्कुल नहीं है। वो आएंगे तो नहीं। मायावती जी को कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है इस चुनाव में, कम से कम ब्राह्मणों का वोट तो नहीं ही मिलने जा रहा है। लेकिन एक बात होने ज़रूर जा रही है
कि इनकी जो रही सही विचारधारा है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस विचारधारा का में विस्तार की ज़रूरत थी कि दलितों के साथ हो, पिछड़ों को, कमज़ोर तबकों को शामिल करके उस तरह से सचमुच बहुजन की जो अवधारणा थी उस अवधारणा तक ये पार्टी को ले जाती। लेकिन इन्होंने पूरी अवधारणा ही बदल दी। जब अवधारणा बदल जाती है, विचारधारा बदल जाती है, तो पार्टी की अस्मिता भी संकट में आ जाती है। तो असल में अभी जो हुआ है, ये प्रश्न बहुत बड़ा और व्यापक है, इसलिए उसको पूरे विस्तार में अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना ही अब मैं कहना चाहूँगा सार रूप से कि अभी जो हुआ है इसमें ब्राह्मणों की अस्मिता बचाने या उन अस्मिता को बड़े पटल पर रेखांकित करने के भ्रम के साथ मायावती दरअसल दलित अस्मिता और बहुजन समाज पार्टी की अस्मिता को धीरे धीरे नष्ट कर रही हैं। और अगर उन्होंने अभी भी अपने को नहीं संभाला, अभी 3-4-5 महीने का वक्त है, तो वो पूरी तरह से उनकी पार्टी को सीटें कितने मिलेगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी पार्टी की पहचान खत्म हो जाएगी। जिस पहचान के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए ये पार्टी बनी थी, वे उद्देश्य समाप्त हो जाएंगे और फिर अगर पार्टी बची भी रही तो उसका पता नहीं क्या मतलब होगा। तो मित्रों, विचारधारा और के साथ साथ लोकतंत्र में प्रतिभागिता के विस्तार की भी ज़रूरत है, लेकिन एक सही अवधारणा अगर इसके पीछे नहीं काम करे तो जो विडंबना पैदा होती है, उस विडंबना का ही एक रूप मायावती द्वारा की जाने वाली जो राजनीति है और उनके द्वारा किए जाने वाले जो सम्मेलन है उसमें दिखाई दे रहा है। देखिए आगे क्या होता है। अभी तो मैं बस उम्मीद ही करूंगा कि मायावती जी को सद्बुद्धि आएगी और वो अपने को इस तरह से भटकने से अपने को बचा लेंगी। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको एक बार फिर बहुत नमस्कार, प्रणाम।